गाजा में कोऑर्डिनेटेड अटैक्स में हमास ने नॉर्थ, सेंट्रल और साउथ गाजा तीनों जगह स्ट्राइक किया है। हमास के मोटर फायर से आईडीएफ की जो फोर्सेस आगे बढ़ रही थी उनका आगे बढ़ना रुक गया है। अमरीश मिश्रा स्पीक्स में आपका स्वागत है। आज यानी 2/6/2025, 2 जून 2025, आज के दिन जिस तरह से पूरी परिस्थितियां उभरी हैं, जो इजराइल ने ह्यूमैनिटेरियन डिजास्टर कल किया था, जो इजराइल ने ह्यूमैनिटेरियन एड के नाम पे फिलिस्तीनियों का नरसंहार किया था, उसको लेके आज नए खुलासे हुए हैं। आज ईरान के फ्रंट पे भी बहुत सारी बातें हुई हैं। रशिया यूक्रेन के फ्रंट पे नई नई चीजें, नई नई परतें खुली हैं। उसके साथ साथ 17 जून को जो फिलिस्तीन के समर्थन में एक कॉन्फ्रेंस होने जा रही है इंटरनेशनल, उसके बारे में बहुत सारी बातें हुई हैं और उसका असर यहां तक कि भारत पे भी देखने को मिला, जो कि G7 में जो भारत को इनवाइट तक नहीं किया गया, अमेरिका ने इनवाइट तक नहीं किया, जबकि 2019 से लगातार अमेरिका इनवाइट कर रहा है। तो देखिए आज जो बड़ी बड़ी हेडलाइंस हैं, हम सबसे पहले जो हमास अटैक्स पे बात करेंगे, उसके बाद 17 जून को जो फिलिस्तीन को लेकर कॉन्फ्रेंस होने वाली है विश्व में, उस पर बात करेंगे। फिर गाजा की ह्यूमैनिटेरियन सिचुएशन, उसके बाद जो इंटरनेशनल सपोर्ट है, बड़ी बड़ी घटनाएं जो आज अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे गाजा के समर्थन में हुई, ईरान की जो स्थिति है, सीरिया की जो स्थिति है और लेबनान की जो स्थिति है। सबसे पहले देखिए जो हमास ने आज अटैक्स किए हैं। क्या हुआ कि एक हमास की एक नई ब्रिगेड बनी है, अल अमौदी ब्रिगेड। अब अल अमौदी ब्रिगेड ने ये अचानक खान यूनिस में, जो कि साउथ गाजा में है, इसने 2 ऐसी टनल से जो अभी तक इजराइल को नहीं पता था कि एग्जिस्ट करती है, वहां से निकल के इन्होंने बमबारी की। इस बमबारी में क्या हुआ कि जो साउथ गाजा की तरफ खासतौर पे एक एरिया को, खान यूनिस के साउथ गाजा में एक एरिया पर आईडीएफ का कब्जा हो गया था, उस एरिया से आईडीएफ को पीछे हटना पड़ा। ये अचानक एक नई ब्रिगेड ने आके जो बमबारी की। उसके बाद नुसैरत जो कि सेंट्रल और नॉर्थ गाजा के बीच में है, यहां पर भी जो कम से कम 16 हमास के फाइटर्स अचानक टनल से निकल के इन्होंने आईडीएफ को कन्फ्रंट किया। नुसैरत में उस तरह से एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी आईडीएफ, अभी तक उसको ये लग रहा था कि यहाँ पर हमारा एडवांस बहुत अच्छा चल रहा है और हमास अपोज नहीं कर पा रहा, लेकिन हमास ने अचानक निकल के अपोज किया। अभी तक वो झड़पें चल रही हैं और अभी तक जो जानकारी है उसमें कम से कम 3 इजरायली सोल्जर्स घायल हो चुके हैं और 2 हमास के सोल्जर्स घायल हुए हैं, जिनको हमास ने हटा लिया है। उसके बाद देखिए फिर बेत लहिया में आज जो इजराइल का दावा था कि उसने बेत लहिया पे कब्जा कर लिया है, वो दावा भी गलत साबित हुआ, क्योंकि एक तो इजरायली कब्जे का कोई खास मतलब नहीं, क्योंकि गुरिल्ला वॉरफेयर में आप इलाके कब्जे करते हैं, फिर वो आपके हाथ से निकलते हैं, लगातार ये प्रक्रिया चलती है। हमास ने अगर बेत लहिया में कई बार इजराइल को मारा है, तो हमास उसके बाद मारने के बाद पीछे हट गया है, और पीछे हटने में उसने आगे आने दिया इजराइलियों को, अपना कब्जा डिक्लेयर करने दिया है, और हमास ने फिर से स्ट्राइक करके उस कब्जे को हटाया है, जैसा कि आज हुआ। तो फिर वही बात आ जाती है कि गुरिल्ला वॉरफेयर की टैक्टिक्स क्या है। गुरिल्ला वॉरफेयर की टैक्टिक्स यही है कि एक वॉर ऑफ वो मैनूवर है, वॉर ऑफ मूवमेंट है, उसमें एक जगह टिक के किसी एक जगह को डिफेंड करना, और अगर वो जगह गिर जाए तो किसी की फतेह हो गई, किसी की हार हो गई, ऐसा नहीं होता है। तो इसीलिए इस चीज को समझना बहुत जरूरी है। जो लोग इजराइल की लोग कह रहे हैं कि इजराइल तो आगे बढ़ता जा रहा है, आगे क्या, वो कोई मैदान नहीं है, वो 45 किलोमीटर की स्ट्रिप है, उसमें आगे बढ़ना पीछे हटना कुछ है ही नहीं। इट इज मीनिंगलेस। आप कहें कि हम दिल्ली में आगे बढ़ रहे हैं और वाकई में आप रिंग रोड के चारों तरफ घूम रहे हैं, वही स्थिति है, वही स्थिति इजराइल की है। तो आगे बढ़ना पीछे हटने की बात नहीं है, बात यह है कि आगे बढ़ के तुम फिर से तुम अगर नॉर्थ से साउथ में आगे बढ़ो तो तुम्हें ईस्ट की तरफ धकेल दिया जाता है, फिर तुम ईस्ट से वेस्ट बढ़ोगे तो कहोगे हम बढ़ गए, फिर तुमको वेस्ट से फिर तुमको नॉर्थ धकेल दिया जाएगा। ये लड़ाई हो रही है सर्कुलर, अजीब तरह की। देखिए इसका अगर आप देखिए पूरा ग्राफ बनाइए तो बड़ी जिगजैग तरीके से, लेकिन ऐसे कुछ एक रफ सा एक सर्कल बन रहा है, जिसके बहुत रफ एजेस हैं, कोई परफेक्ट सर्कल नहीं, लेकिन एक सर्कल बन रहा है जिसमें बार बार घूम फिर के इजराइल की फोर्सेस वहीं पर आती हैं। जो इलाका जीतती हैं, आगे बढ़ती हैं, फिर उनको ढकेल दिया जाता है, तो उसी इलाके में नहीं, उसके बगल वाले इलाके में आती हैं, लेकिन उसका जो एक्सेस है वो वही होता है। ये एक जो बारीकियां है, ये एक बड़ी महत्वपूर्ण बारीकी के रूप में उभर रही है। उसके बाद देखिए जेनिन में आज वेस्ट बैंक में भी कम से कम 6 जगह मुठभेड़ हुई।
जेनिन में जो यमोन बटालियन है, जो हमास की फेमस, जो जेनिन में यमोन जगह है जहाँ से 3 महीने हो गए जेनिन पे हमला किए हुए, अभी तक जो आईडीएफ की हिम्मत नहीं हो रही कि वहाँ सेटलमेंट्स बना सके, इसराइल की हिम्मत नहीं हो रही है कि वो वेस्ट बैंक एनेक्स कर सके। तो उसमें ये जो यमन बटालियन, YAMUN, यमोन बटालियन, इसकी बहुत बड़ी भूमिका। और यमोन बटालियन का जो लड़ने का तरीका है वो वही है कि वो मार के जो जेनिन में जो लंबे क्योंकि जेनिन गाजा नहीं है, आपको बता चुके हम, गाजा एक अर्बन टेरेन है, जेनिन में सेटलमेंट्स हैं प्लस गांव हैं, लंबे लंबे मैदान हैं, छोटे मोटे कुछ जंगल भी हैं। तो वहाँ पर वो खास तौर पर मैदानों में जो गायब हो जाते हैं मार के। और यमोन ब्रिगेड ने आज अचानक मैदानों से निकल के और कुछ इस तरह की जंगल तो नहीं कहेंगे, कुछ झुरमुट टाइप के, वहाँ से निकल के एक मिलिट्री जो एक कैंप था आईडीएफ का, वहाँ पर उसने एक बड़ा एक्सप्लोजिव डिवाइस डेटोनेट किया। उसके बाद वहाँ से इजरायली फोर्सेस तितर बितर हो गई। 6 घंटे बाद इजरायली रेस्क्यू फोर्स आई और उसको भी वहाँ पर ट्रैप करके मारा है। कितने लोग मारे गए हैं कितने नहीं ये अभी क्लियर नहीं हुआ है, इसलिए बार बार हम इस चीज़ को दोहराना नहीं चाहते हैं, क्योंकि इसमें मैं आपसे पहले भी कह चुका हूँ कि हमास किसी भी तरह की डिवाइस से अपने को कम्युनिकेट नहीं कर रहा है, वो सीधे सीधे मैनुअल केवल कम्युनिकेशन हो रहा है। हम लोग तक भी खबर मैनुअल ही पहुंच रही है। अच्छा, अब देखिए, अब यहाँ पर जो खान यूनिस में एक और जो घटना हुई कि एक जिस तरीके से जो एक इजराइल बेल्ट ऑफ फायर बनाता है हवाई जहाज से, कि उसके हवाई जहाज एक गोल चक्कर काटते हुए बम गिराते हुए गोल चक्कर काटते हैं, जिससे एक आप देखिए अगर तो आपको लगेगा कि एक हवा का आग का दरिया बनता चला जा रहा है, एक गोल ऐसे ऐसे आग का। उसी तरीके से हमास ने भी आज गाजा में उसने एक तरह से एक खान यूनिस में एक उसके फाइटर्स ने एक मतलब ग्राउंड फाइटर्स ने ऐसा हवा का एक आग के गोले बनाए, और जिसको देख के इजरायली सोल्जर्स चकित रहे, क्योंकि उनको उम्मीद नहीं थी कि ग्राउंड फोर्सेस आग के गोले बनाएंगे। उसके बाद बड़ी बात एक चीज हुई कि गाजा में आज जो गुंडा है अबू यासेम शबाब, उसका जो गैंग है, उसके 2 मेंबर्स को हमास ने आज सजा दी और उसकी फोटो प्रकाशित की बाकायदा। उनके पैर में गोली लगी है, उनके घुटनों पे गोली लगी है, बुरी तरह से उनको सजा दी गई है। और इस तरीके से जो हमास की सिक्योरिटी फोर्स है उसने अनाउंस कर दिया है, कल तक उसने 100 लोगों को पकड़ा था, और जो इसका जो शबाब का ग्रुप है ये एक एरिया में ऑपरेट कर रहा है साउथ गाजा में, और आईडीएफ के पूरे प्रोटेक्शन में उसको भी ये लोग ध्वस्त करने जा रहे हैं। उसके काफ़ी लोगों को पकड़ लिया है और एक नया अभियान हमास चला रहा है। कितने फ्रंटों पे हमास को लड़ना पड़ रहा है। देखिए, एक तरफ पैलेस्टीनियन अथॉरिटी गद्दार महमूद अब्बास से, एक तरफ आईडीएफ से, एक तरफ अमेरिका से, एक तरफ ये शबाब जैसे लोगों से, एक तरफ भुखमरी से, एक तरफ प्यास से, एक तरफ जो मेडिकल फैसिलिटीज खत्म हो रही है। आज इजराइल ने नॉर्थ गाजा का जो एक अकेला अस्पताल बच गया था उसको भी नष्ट कर दिया, कुछ भी नहीं बचा वहां। तो अब ऐसी स्थिति में फर्स्ट एड पहुंचाना, टनल से सही जगह पहुंचाना लोगों तक, और कम से कम जो एक बड़ा हिस्सा गाजा का जो हमास की बात सुनता है, 70-75% लोग हैं जो टिके हुए हैं, वो हटेंगे नहीं वहां से अंतिम दम तक, जब तक फतेह नहीं हो जाएगी। अंतिम दम मतलब वही होता है, वहाँ उनकी हार होना संभव है ही नहीं, क्योंकि वो हार होने के लिए आपको उनको वहाँ से हटाना पड़ेगा, वो हटेंगे नहीं। हटने के पहले कितनी हजार लाशें इजरायलियों की बिछ जाएंगी, ये इजराइल को अभी अंदेशा आज थोड़ा लगा है, लेकिन कहाँ लगा? अमेरिका में, वो भी आपको बताएंगे। अमेरिका में एक बड़ी घटना घटी। उसके बाद देखिए, जो एक 31 मई 2025 की जो एक घटना सामने आई है, वो ये आई है कि अल करारा ईस्ट ऑफ खान यूनिस में 13 इजरायली सोल्जर्स पे एक साथ 120 मिलीमीटर मोर्टर शेल्स हमास ने छोड़े थे 31 मई को। और ये जो है ये तीसरी, ये एक तरह से इस इलाके में तीसरी स्ट्राइक थी, और 13 इजरायली सोल्जर्स में से उसमें अधिकांश उसमें ढह गए थे। और उसके बाद कोई इजराइल ने कंफर्मेशन भी नहीं दिया। हो सकता है वो भाड़े के सिपाही रहे हों, जिनके बारे में इजराइल बताना नहीं चाहता, लेकिन हमास ने अपना काम किया, बखूबी से किया। और 31 मई को, जैसे मैं फिर कह रहा हूं बार बार कि ये सब खबरें देर से आ रही हैं, लेट आ रही हैं। उसके बाद देखिए, किजान अल नज्जार एरिया, जो किजान अल नज्जार एरिया है, यहां पर शबाब गैंग के लोग भी हैं। तो शबाब गैंग के लोग और आईडीएफ
के आईडीएफ ने मिलकर एक मोर्चा खोल दिया और उस मोर्चे पे हमास की फोर्सेस ने वहाँ से मोटर से गोलाबारी की। उसके बाद आमने सामने आके मशीन गन से लड़ाई की। अब सीधे तौर पे ये एक तरह से ये जो हो रहा है, इसमें फिलिस्तीनी समाज में एक भी वो इंसान नहीं बच जाएगा जो हमास के खिलाफ है। और मैं वार्न कर रहा हूँ, मुस्लिम समाज में भी बहुत दिनों में, बहुत जल्दी ये स्थिति पूरे मिडिल ईस्ट में होने जा रही है। मुस्लिम समाज में अगर कोई हमास के साथ नहीं है तो फिर उसका बचना बहुत मुश्किल है, चाहे वो सऊदी अरेबिया में हो, चाहे वो कुवैत में हो, चाहे वो इजिप्ट में हो। ये खुली बात है, ये हमास ने कही है, खुली बात। किसी भी मुसलमान का बचना मुश्किल है अगर वो हमास के साथ नहीं, सीधी बात। उसके बाद अब देखिए जो एक 17 जून वाली जो बड़ी खबर है, 17 जून को फिलिस्तीन को लेके एक बड़ी कॉन्फ्रेंस होने जा रही है, जिसमें फ्रांस से लेके, जॉर्डन से लेके अरब देश उसमें पार्टिसिपेट करेंगे। उसमें फिलिस्तीनी जो एक मतलब फिलिस्तीनी राष्ट्र को मान्यता देने की बात है। फिलिस्तीनी राष्ट्र को एक तरह से मान्यता तो है ही, यूएनओ में ऑब्जर्वर स्टेटस भी है, लेकिन ये एक अलग चीज़ है। ये एक तरह से ज़मीन भी मुकर्रर करेंगे कि ये ज़मीन फिलिस्तीनी ज़मीन है, फिलिस्तीनी राष्ट्र की ज़मीन। और इसको लेके इजराइल बहुत नर्वस है, वो लगातार धमकियां दे रहा है, फ्रांस को धमकी दे रहा है, सबको। अरब स्टेट्स को कुछ बोल नहीं पा रहा है क्योंकि ट्रंप अभी वहाँ होके आया है और ट्रंप से इसकी हालत ख़राब होती है। तो अभी अरब देशों को तो कुछ नहीं बोल पा रहा, लेकिन 17 जून को तो अरब देश भी रहेंगे। और 17 जून को सोचिए आपकी एक बड़ी चीज़ ये होगी। हालांकि शुरुआत में मैं जानता हूँ ये लोग कहेंगे कि फिलिस्तीन स्टेट बनेगा लेकिन हमास नहीं रह सकता, इस तरह की बातें करेंगे। लेकिन अल्टीमेटली जिस दिशा में चीज़ें जा रही हैं वो मैं आपको क्लियर कर दूं कि उसमें हमास को आप साथ लेने के अलावा कोई इनके पास चारा है नहीं, किसी के पास, क्योंकि आपको कोई गवर्निंग बॉडी चाहिए और गवर्निंग बॉडी अगर वहाँ पर है तो हमास है। महमूद अब्बास ने आज फिर एक अपनी कॉल इशू की कि हमास अपने हथियार उसको दे दे। अब आप बताओ, महमूद अब्बास की यह हालत है कि अभी लेबनान गए थे, लेबनान में इनसे अमेरिका ने कहा था कि वहाँ पर जो फिलिस्तीनी फैक्शंस हैं जो हिजबुल्लाह के एरियाज़ में हैं उनको डिसआर्म करो। हिजबुल्लाह छोड़ो, तुम उनको पहले, जो फिलिस्तीनी हैं हमास और पैलेस्टीन इस्लामिक जिहाद के लोग, उनको डिसआर्म करो। महमूद अब्बास वहाँ से खाली हाथ लौटा है अपना सर हिलाते हुए। और उसके बाद उनसे फिर अमेरिका ने कहा कि फिर सीरिया का क्या होगा, जो सीरिया में हमास और पैलेस्टीन इस्लामिक जिहाद करोगे। तो महमूद अब्बास ने कहा कि मेरे पास की बात नहीं है। उसने कहा कि ये तो सीरिया तो आप लोगों ने किया, आप लोग संभालिए। अब ये हमेशा ये महमूद अब्बास की जो पूरा का पूरा जो उसकी जो सत्ता है जो डोल रही है और जो गिर रही है, वो इसी से अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि उसने अभी देखिए मारे डर के, क्योंकि इतना विरोध हुआ, उसने जो कहा था कि हम फिलिस्तीनी जो फ्रीडम फाइटर्स हैं और जो जेल में रह चुके हैं उनकी पेंशन वगैरह हम बंद कर देंगे, तो वो बंद नहीं कर पाया। उसने फिर से एक रिव्यू ऑर्डर किया और कहा है कि अब इस रिव्यू के हिसाब से हम फिर से पेंशन जारी करेंगे, मतलब वो फिर से करेगा। इजराइल और अमेरिका का इतना दबाव था कि उसको बंद करो, लेकिन वो बंद नहीं कर पाया क्योंकि रमल्ला में विरोध हो गया। बहुत सारे फिलिस्तीनी प्रिजनर्स के परिवार निकल आए, इसके जो अपने लोग हैं वो इसके खिलाफ हो गए। तो इसलिए ये जो पूरी चाल थी ये भी असफल हो गई। उसके बाद आप देखिए कि जो एक बड़ी चीज़ जो है, जो यूक्रेन ने रशिया पे अटैक किया, देखिए इसका एक बड़ा एक वाइडर इसके इम्प्लीकेशन है। उस अटैक के बारे में एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि वो देखिए जो मॉडर्न वॉरफेयर है, जो कहा जाता है कि अब वो उस तरह से हवाई जहाज़ों से नहीं लड़ी जाएगी जिसमें पायलट्स होते हैं, अब वो ड्रोन से लड़ी जाएगी। और यूक्रेन के अटैक के बाद मस्क ने भी कहा। अब ये अलग बात है कि यूक्रेन ने जो अटैक किया, जितना यूक्रेन क्लेम कर रहा था कि हमने रशिया को नुकसान पहुंचाया, उसका 10% ही केवल नुकसान अल्टीमेटली साबित हुआ। रशिया लेकिन प्रोवोक हो गया और रशिया ने अब रिटेलिएशन की बात कर दी है। हालांकि रशिया और यूक्रेन में इस्तांबुल में बातचीत भी चल रही है, वो भी सही है, लेकिन रशिया ने अपनी सबमरीन्स एक्टिव कर दी हैं, अपने एरियाज एक्टिव कर दिए हैं, अपने बहुत सारे वेपन सिस्टम्स उनको आगे कर दिया है यूक्रेन की तरफ। यूक्रेन को वो फेस कर रहे हैं। कुछ भी हो सकता है, यहाँ तक की बात हो रही है कि जेलेंस्की का असैसिनेशन तक हो सकता है। ये पूरी स्थिति होगी और इसमें देखिए ट्रंप का पूरा प्लान फेल हो गया। अच्छा, यूक्रेन कह रहा है कि हमने अमेरिका को बताया था, लेकिन अब ऑब्वियसली ट्रंप कुछ बोल नहीं सकता है, यूक्रेन ने किया। अब यूक्रेन की वो क्षमता नहीं कि वो अकेले कर सके,
तो सीधी बात है कि अमेरिका गुपचुप तरीके से यूक्रेन की मदद भी कर रहा है, यूरोप कर ही रहा है। और यूरोप ने ये सोचा था कि रशिया पूरी तरह से क्रिपल हो जाएगा, लेकिन उसमें बहुत अजीब अजीब चीज़ें आई। अच्छा, ये जो अटैक था ना यूक्रेन का रशिया पे, ये बड़ा ही लोकलाइज था, मतलब रशिया के अंदर से हुआ था और रशिया को पेनिट्रेट करके यूक्रेन ने किया। उसमें सोचिए, एक ट्रक के ऊपर ड्रोन रखे हुए थे। वो ट्रक एक बेलारूसियन ड्राइवर, मतलब बेलारूस का वो ड्राइवर था। बेलारूस दूसरा देश है जो पहले सोवियत यूनियन का हिस्सा था। तो वो बेलारूस का ड्राइवर था, उसने देख लिया, उसने वो ड्रोन उतरने नहीं दिए, उनको पकड़ पत्थरों से मार मार के उसको। ये भी सच्चाई है ड्रोन वॉरफेयर कि ड्रोन जो है वो इतने हल्के होते हैं कि उनको आप पत्थर, खैर वो जो उसने पत्थर से मारे, वो ड्रोन हवा में उस तरह से वो उड़ नहीं पाए, वो अभी उसकी ट्रक में थे। तो ऐसे ही अटैक हुआ, ट्रक्स में रख के, वेयर हाउसेज में रख के, एम्प्टी वेयर हाउसेज में जहाँ रशियन एजेंट्स नहीं पहुँच पाए, वहाँ से लॉन्च किए इन लोगों ने रिमोट से। तो ये देखिए, ये दोनों चीज़ें, ये यूक्रेन की एक तरह की कमजोरी भी दिखाता है कि यूक्रेन को सोफिस्टिकेटेड अटैक नहीं लॉन्च कर पाया और रशिया का भी जवाब बड़ा खतरनाक होगा। दूसरी तरफ ये भी दिखाता है कि लड़ाई आने वाले दिनों में ड्रोन से ही होगी और बड़े लेवल पे होगी और बड़े सोफिस्टिकेटेड तरीके से होगी। इस मामले में भारत की जो पूरी पोजीशन है वो बड़ी ऑड हो जाती है, क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर में दिखाई पड़ा कि ड्रोन्स में पाकिस्तान कहीं बीच तो नहीं है। ये एक सवाल है, ये केवल एक सवाल है। भारत ने अपने ब्रह्मोस मिसाइल मारे, पाकिस्तान के काफ़ी अड्डे नष्ट किए, वो बिल्कुल सच बात है। लेकिन रिटेलिएशन में पाकिस्तान ने भी कुछ जेट्स गिराए, या फिर उसके बाद जो पाकिस्तानी ड्रोन्स थे वो ज़्यादा इफेक्टिव रहे। चाइना की जो मिसाइल थी PF-14 या 15, वो ज़्यादा इफेक्टिव रही। ये सारे सवाल एक तरह से एक बनते हैं, और जो यूक्रेन रशिया के इस नए, ये जो युद्ध का एक नया दौर है, इससे और वो सामने आते हैं। उसके बाद देखिए, जो पोलैंड में अभी एक नए प्रेसिडेंट का चुनाव हुआ है, और वेस्ट समझ रहा था जिसको, क्योंकि पोलैंड रशिया के पास है, और अगर वेस्ट रशिया पे अटैक करेगा, यानी इंग्लैंड और अमेरिका, ये यूरोप अगर रशिया पे अटैक करेंगे तो पोलैंड के थ्रू करेंगे। और जर्मनी, और सेकेंड वर्ल्ड वॉर भी देखिए शुरू हुई थी जब जर्मनी ने पोलैंड पे कब्जा किया था। पोलैंड बहुत ज़रूरी है, मतलब बहुत अहम है, उसकी ज्योग्राफी, उसका ज्योग्राफिकल लोकेशन पोलैंड में। लेकिन जो प्रेसिडेंट आए हैं वो लॉ एंड जस्टिस पार्टी के हैं, 50% वोट उनको मिला है, और उन्होंने जो यूरोप जिसको चाहता था उसको हरा दिया। और अब उन्होंने जो पूरी बात की है, एक तो वो एंटी यूक्रेन है जो पोलैंड के नए प्रेसिडेंट हैं, इनका नाम भी हम आपके सामने पढ़ देते हैं, नोरोकी, NAWROCKI, नोरोकी। तो ये जो नोरोकी हैं, इनका ये कैरल नोरोकी। अब कैरल नोरोकी की एक जो पोजीशन है, 1943 में यूक्रेनियन फैसिस्ट ने एक पोलैंड में मैसाकर किया था सेकेंड वर्ल्ड वॉर के समय हिटलर के साथ मिलके। तो ये यूक्रेन के खिलाफ हैं। यूक्रेन को ये जेलेंस्की को मानते हैं कि ये जो बदतमीज टाइप का आदमी है, इसके पास कोई ग्रैटिट्यूड का सेंस नहीं है। यूरोपियन एलिट्स को वो कुछ मानते नहीं, कहते हैं यूरोपियन एलिट्स बेकार है, उनका रशिया के प्रति झुकाव है। और अभी सोचिए, कल ही खबर आई थी कि पोलैंड पे जो रशिया से बॉर्डर एरियाज हैं वहाँ पर बहुत सीक्रेट एक्टिविटीज़ चल रही हैं, कुछ सीक्रेट तैयारी चल रही है नेटो की पोलैंड से रशिया पे हमला करने की। ये कल बात हो रही थी, और आज देखिए स्थिति बदल गई। दुनिया ऐसे ही है इस समय, एक डे बर्ड, मतलब हर दिन स्थितियां बदल रही हैं, और इस तरह से बदल रही हैं जो कि बहुत ही मतलब चौंका देने वाला है, जिसको कोई एक्सपेक्ट नहीं कर रहा है। हालांकि ब्रॉड फ्रेमवर्क जो है वो देखिए क्लियर है कि ब्रॉड फ्रेमवर्क में दुनिया दो धड़ों में बट रही है। एक तरफ अमेरिका इजराइल है, एक तरफ रशिया ईरान चाइना है। भारत इसीलिए फंसा हुआ है, वो ना G7 में जा पा रहा है, ना वो ब्रिक्स में मतलब ब्रिक्स में तो है ही, लेकिन उसको रशिया भी वार्न कर रहा है। रशिया तक ने वार्न कर दिया भारत को। सोचिए आप, कल रशिया के फॉरेन मिनिस्टर लैवरोव का स्टेटमेंट आ गया कि भारत को चुनना होगा, एक साइड चुननी होगी, इस तरह की बात उन्होंने कह दी। अब ये पूरी एक स्थिति देखिए, ये भारत के जो अभी राजनीतिक नेतृत्व है, गेंद उसके पाले में है, देखते हैं वो कौन सा शॉट लगा पाती है। उसके बाद जो अभी जो रशिया की तैयारी है वो पूरी सर्बिया वगैरह से जो ट्रूप्स हैं वहाँ पर, सर्बिया में भी जो रशिया के पास कुछ सीक्रेट वेपन्स हैं वो भी एक्टिवेट हुए हैं। तो यूक्रेन को चारों तरफ से घेरा जा रहा है, बड़ा हमला होगा।
अब देखिए यहाँ पर जो गाजा, आप लोगों को याद होगा फ्रीडम फ्लोटेला, जो फ्रीडम फ्लोटेला यानी जो पीपल टू पीपल एड, कि गाजा को सहायता पहुंचाओ किसी राष्ट्र द्वारा नहीं बल्कि जनता द्वारा। तो फ्रीडम फ्लोटेला ये 2011 में भी ये चला था, जिसपे इजराइल ने गोली चलाई थी, मारे गए थे एक्टिविस्ट। फिर अभी इस बार फिर 3-4 महीने पहले माल्टा से चलने वाला था, फिर उसको परमिशन नहीं मिली, अभी वो चल दिया है। और इस बार वो सिसिली में एक आइलैंड है कैटानिया, वहाँ से फ्रीडम फ्लोटेला चला है। उसमें ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस है। ग्रेटा थनबर्ग जो एक्टिविस्ट हैं, एनवायरमेंटलिस्ट हैं बहुत बड़ी, वो भी उसमें है। और हो सकता है इजराइल इस बार भी गोली चलाए, क्योंकि देखिए कैटानिया से वो आएगा, ऑब्वियसली इजराइल से गुजरेगा, तो इजराइल उसको रोक सकता है, इजराइल उसको वापस जाने के लिए कह सकता है, कन्फ्रंटेशन भी हो सकता है। लेकिन उसमें कम से कम आप समझ लीजिए 120 एक्टिविस्ट हैं। 120 एक्टिविस्ट है, जो कितनी असिस्टेंट है ये तो अभी क्लियर नहीं है, लेकिन इतनी है कि वो एक कुछ समय तक काफ़ी लोगों को वो खाना खिला सकते हैं, वो कुछ एड दे सकते हैं, मेडिसिन उसमें हैं। और ये सारी जो पूरी ये फिर से एक इजराइल के लिए बड़ा टेस्ट है कि वो क्या इसमें इस बार कर सकता है। उसके बाद देखिए आज जो गाज़ा में करीब 52 फिलिस्तीनी सिविलियंस शहीद हुए। कल के बहुत सारे जो कल मैसाकर्स हुए थे, जो एड सेंटर्स पे जो इजराइल ने अटैक किया था अमेरिका की मदद से, उनके भी आज बहुत सारे लोग जो कल घायल हुए थे उनकी भी मृत्यु हुई। और जो केवल 8 सेंटर्स में आज और कल मिला के ये करीब 75 ये संख्या पहुंच गई। और इसको लेके इजराइल बड़ा डेस्परेशन में। इजराइल ने बहुत सारे कैंपेन चलाए, पहले कहा कि नहीं ऐसा कुछ हो ही नहीं है, फिर कहा नहीं हुआ है लेकिन दूसरे लोगों ने किया, फिर एक तीसरा उसने एक वीडियो ये जारी किया जिसमें वो जो शबाब, वो जो क्रिमिनल है, उसके लोग एड लूट रहे हैं, उनको फिर दिखाया कि हमास के लोगों ने एड लूटी और हमास के लोगों ने फिलिस्तीनियों को मार दिया। ऐसी ऐसी बातें। अब मतलब और वो ऐसा क्लेम कि जो मतलब आप सोचिए आधे घंटे भी नहीं लगे क्योंकि विश्व में जो इजराइल के साथ के लोग हैं उन्होंने ही निगेट कर दिया कि ये तो संभव ही नहीं है, ये इजराइल ने गोली चलाई है, इससे कोई इंकार नहीं कर सकता है। और इजराइल ने चलाई है गोली, वो बिल्कुल क्लियर है। और पूरा जो इनका सिस्टम है। अच्छा, इसमें एक और बात आ गई और ईरान ने इस बात को कहा। ईरान का ये बयान आया है कि ट्रंप इस एड के माध्यम से गाजा पे कब्जा करना चाहता है और ये इस बात में दम है। तुम देखिए, अब इस बात को देखिए आप कि आईडीएफ ने वहां पर एड सेंटर्स खड़े किए अमेरिकन प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर्स की मदद से। वहां पर जनता एड लेने आई तो उन पर गोली चली और ऐसी चली कि उसमें बहुत सारे लोग मारे गए। अब उसके बाद अच्छा, डोनाल्ड ट्रंप बिल्कुल चुप है और यहां पर आईडीएफ जो है एक ऐसा माहौल बना रहा है कि जैसे उसने अमेरिकन जो प्राइवेट जो कंपनी के लोग हैं वो उसके लिए जिम्मेदार नहीं, जबकि वो उसमें सीधे शामिल थे, वो पूरा दिखाई पड़ रहा है। तो ये जो देखिए पूरी बात है, ईरान ने जो कहा है कि एक्चुअली ट्रंप का ये प्लान है, ये जो कि सहायता के माध्यम से, ह्यूमैनिटेरियन एड के माध्यम से हम गाजा में घुस जाएं और गाजा पे हम कब्जा कर लें, और इजराइल उसकी मदद कर रहा है। और गाजा में मैंने बताया था आपको सुएज कैनाल वाला एक मुद्दा है कि सुएज कैनाल इजिप्ट के कंट्रोल में है और वहाँ से, और ये इजराइल चाहता है कि गाजा उसके कब्जे में आ जाए ताकि नया एक कैनाल इंडियन ओशन से लिंक करता हुआ एक ट्रेड कैनाल यूरोप तक नया बनाया जाए मेडिटेरेनियन सी से, ताकि सुएज कैनाल पे उसकी जो एक डिपेंडेंट है जो यूरोप और अमेरिका, वो खत्म हो जाए। अभी यमन ने देखिए लगातार मारा है आपको, अभी उस समस्या को आप हल नहीं कर पाए। आप नया बना भी दीजिए तो वो जो रेड सी का मार्ग है जो यमन ने रोक रखा है उसको तो खोला नहीं है, बल्कि अमेरिका का लूटा पिटा जो जहाज़ है, जो एयरक्राफ्ट कैरियर जिसको लेके अमेरिका की शान कहा जाता था, दुनिया का सबसे एडवांस्ड एयरक्राफ्ट कैरियर ट्रूमैन, वो तो भाग गया यमन से। और उसकी जो हालत है कि वो रिपेयर्स उसमें चल रहे हैं, यमन ने ये हालत कर दी, यमन जैसे गरीब देश ने। तो ये जो सारी बातें हैं ये सब हवाई बातें हैं, लेकिन ये जान माल का नुकसान कर रही है, ये एक बहुत बड़ी प्राइस एक्सट्रैक्ट कर रही है अपने कुछ इंपीरियलिस्ट एम्बिशंस के लिए। इसीलिए अमेरिका इजराइल का जो कैंप है उसको फेल होना है और ईरान, चाइना और रशिया के कैंप को आगे बढ़ना है।
अब यहाँ देखिए एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे जो एक बड़ी घटना हुई कोलोराडो में, कोलोराडो अमेरिका में है। और कोलोराडो में क्या हुआ कि जैसे पहले भी अमेरिका में ऐसी 2-3 घटनाएं हो चुकी हैं कि इजरायली जो वहाँ पाए जाते हैं उनको लोग दौड़ाते हैं। कोलोराडो में एक डेमोन्स्ट्रेशन, प्रो इजराइल डेमोन्स्ट्रेशन चल रहा था। उस डेमोन्स्ट्रेशन पे एक वहाँ के अमेरिकन, एक वाइट, उसने वहाँ पर उसको अभी ये लोग मुस्लिम कहना शुरू कर दिया सोशल मीडिया में, लेकिन वो वाइट है, आप देख सकते हैं, वो शर्ट उतारे हुए है, हट्टा कट्टा बिल्कुल एक तरह से जैसे होते हैं अमेरिकन। और उसने मोलोटोव कॉकटेल्स वहाँ मारे। अब वो मोलोटोव कॉकटेल क्योंकि हमास भी मार रहा है और फिलिस्तीनी रजिस्टर और जो फिलिस्तीनी युवा है वेस्ट बैंक में वो यूज करते हैं, तो मोलोटोव कॉकटेल इस आदमी ने, इस वाइट आदमी ने फ्री पैलेस्टाइन का नारा लगाते हुए उस प्रो इजरायली जो प्रदर्शन है उस पर उसने मोलोटोव कॉकटेल छोड़े। इससे इनको पसीना आ गया। अब इसको ये टेरर इंसिडेंट कह रहे हैं ये अमेरिका में। उसके बाद इजराइल ने मार अपना बयान इशू कर दिया कि देखिए जूस पे हमला हो रहा है, जूस पे हमला हो रहा है। लेकिन वहीं अमेरिका के जूस ने वीडियो जारी कर दिया। अमेरिका के जूस ने कहा कि हम इजराइल के साथ जुड़े ही नहीं है, हम ज़ायनिस्ट नहीं हैं, हमको निशाना ना बनाया जाए। और उन्होंने ये भी कहा कि प्रो इजराइल डेमोन्स्ट्रेशन नहीं होना चाहिए। प्रो इजराइल डेमोन्स्ट्रेशन होता है तो सारे जूस खतरे में पड़ते हैं और अमेरिका में हम लोग माइनॉरिटी में, हम लोग मारे जाएंगे बुरी तरीके से। ये सारी बातें देखिए चल रही है। ये भी साइकोलॉजिकल वॉर का हिस्सा है और ये स्वतः स्फूर्त घटनाएं हो रही हैं। आज जो कोलोराडो में हुआ वो स्वतः स्फूर्त था। उसमें जो लोग देख रहे हैं कि गाजा में बच्चों का नरसंहार हो रहा है, नहीं देखा जा रहा है। वो लोग सड़क पे आके अगर जरा से भी कोई इजराइल से जुड़ा उसको मारने लग रहे हैं। ऐसी बहुत सारी जगह, बल्गेरिया में घटना हुई है। बल्गेरिया में कुछ इजरायली टूरिस्ट पहुंचे, उनको बल्गेरिया के होटल्स में ये अलाउ नहीं किया। उन्होंने कहा तुम इजराइल से आओ, तुमको हम अलाउ ही नहीं करेंगे, तुम बच्चों के कातिल हो। अब ये चीज़ें तो होंगी ना। तुम्हारा देश एक चीज़ कर रहा है, तुम विरोध नहीं कर रहे हो, तुम उस देश की आइडेंटिटी लिए घूम रहे हो, तो तुम्हारे साथ तो ये हो गई। और भी बुरा होगा भी, तो कुछ भी हो सकता है। दो इजरायली मारे जा चुके हैं, एम्बेसी के लोग वाशिंगटन जैसी सिक्योर जगह में। और अभी कितने इस तरह के हमले अभी एम्बेसीज में लोग स्वतःस्फूर्त तरीके से कर रहे हैं, क्रिश्चियंस कर रहे हैं। लोग जो किसी भी मतलब वो केवल अपने जो उनका जो ह्यूमैनिटेरियन एस्पेक्ट आहत हो रहा है, उनकी जो मानवता आहत हो रही है, उसकी वजह से कर रहे हैं। तो ये देखिए आज की जो खबरें थी और इसमें हम आपके बीच एक पूरा स्पेक्ट्रम हमने पेश किया। कल हम फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए धन्यवाद साथियों, बहुत बहुत।